नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग। जैसे हम फाइनेंशियल और कॉरपोरेट अकाउंटिंग को इतने दिनों साथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम अकाउंटिंग के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। अब क्या करेंगे, हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग को अलग पढ़ेंगे और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उनको हम अलग पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग, निगमीय लेखांकन। देखिए, कॉरपोरेट अकाउंटिंग के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि जो कंपनियों के लिए लेखांकन है वो किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहली बात यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, कंपनी क्या होती है। कंपनी शब्द का क्या मतलब होता है। कंपनी शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, कॉम और पेनीज। कौन कौन से शब्द हैं? कॉम और पेनीज, इन दोनों से मिलकर बना है। कॉम का मतलब होता है साथ साथ, पेनीज का मतलब है रोटी अथवा ब्रेड खाना। तो स्टार्टिंग में क्या हो गया कि कंपनी शब्द का मतलब यह हुआ करता था कि साथ साथ रोटी खाने वाले को क्या कहा जाता था, उनको एक कंपनी कहा जाता था। अब जैसे स्कूल्स और कॉलेज में भी तो देखते हैं, 4 लोगों की अपनी अलग कंपनी है, 2 लोगों की अपनी कंपनी है, 4 लोग अपनी अलग पार्टी करते हैं, वो उनके अपना अलग रिफ्रेशमेंट होता है, वो अपनी अलग ट्रीट करते हैं। क्लास में 3 लोग अपनी अलग उनका ग्रुप होता है, वो यही तो बोलते हैं चल कंपनी देने चलते हैं, यही तो है ना। तो कंपनी शब्द का क्या मतलब हुआ है, साथ साथ रोटी और ब्रेड खाने वाला। अब इनमें साथ साथ रोटी और ब्रेड खाएंगे तो साधारण सी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है, 5 लोग बैठकर साथ साथ कुछ काम करेंगे, रोटी या ब्रेड खाएंगे, तो किसी ना व्यवसाय की या लाभ की चर्चा जरूर होगी। व्यवसाय या लाभ की चर्चा, कि लाभ कैसा कमाएं, धन को कैसे कमाएं, यह चर्चा जरूर होगी। तो इनकी चर्चा आगे बढ़ी, धन और लाभ तक पहुंची। तो बाद में जो इनका ग्रुप है वो एक तरह से लाभ कमाने के उद्देश्य से बन गया। ये प्राचीन बातें हैं। अब बात करते हैं हम आधुनिक अर्थ में, वर्तमान समय में कंपनी शब्द के क्या तात्पर्य हैं और क्या मायने हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंपनी पे। कंपनी अधिनियम कौन सा लागू होता है? वर्तमान में भारत में कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं? कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर 470 धाराएं हैं। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले तो कंपनी अधिनियम की। कितनी धाराएं हैं? प्रारंभ में इसके अंदर 470 धाराएं थी, लेकिन उसके बाद में से 39 धाराएं हटा दी गई तथा 7 धाराएं नई जोड़ दी गई। बताओ कितनी धाराएं बची? 438 धाराएं बची। वर्तमान समय में कंपनी अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 438। लेकिन जब कंपनी अधिनियम बना था तो वो कितनी धाराएं थी? 470। तो कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व कौन सा अधिनियम था? कंपनी अधिनियम 1956। 1956 के अंदर 658 धाराएं थी, जिनको संक्षिप्त रूप में करके 470 धाराएं बनाई गई थी। ठीक है। और कंपनी अधिनियम 2013 में कितने चैप्टर हैं? 29 चैप्टर हैं। 29 चैप्टर हैं, 470 धाराएं थी। और वर्तमान समय में अगर धाराएं पूछे तो वो कितनी हैं? 438। अब बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 पारित कब हुआ था। कंपनी अधिनियम 2013 पारित हुआ था 29 अगस्त 2013 को। इस पे साइन हो गए थे। कब?
29 अगस्त 2013 को संसद में इसके ऊपर क्या हो गए थे, साइन हो गए थे। और इसके बाद में प्रारंभ कब हुआ, यह प्रारंभ हुआ 12 सितंबर 2013 से कंपनी अधिनियम को, सितंबर 2013 से। प्रारंभ में सिर्फ कंपनी अधिनियम की 98 धाराओं को ही जोड़ा गया था, बाकी धाराओं को बाद में धीरे धीरे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, थी हमारी कंपनी अधिनियम की बारे में जानकारी। एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, अब तक भारत में कितने कंपनी अधिनियम हुए। भारत में वर्तमान समय में कौन सा कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013। इससे पूरा कौन सा था, कंपनी अधिनियम 1956। इससे पूर्व था कंपनी अधिनियम 1913। उससे पूर्व था कंपनी अधिनियम 1882। ये चार हम अधिनियम अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखें कि हमें परिभाषा में भी ये काम आएंगे। तो कंपनी अधिनियम के बारे में सामान्य जानकारी हमें प्राप्त हो गई। वर्तमान सर्वप्रथम इसमें 470 धाराएं थी, 39 धाराएं हमने हटा दी, 7 धाराएं हमने नहीं जोड़ दी, तो वर्तमान समय में 438 धाराएं हैं, 29 चैप्टर हैं। 29 अगस्त 2013 को क्या हुआ था, इस साइन हुए थे इस पे, और 12/9/2013 से इसका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी इसने काम करना प्रारंभ किया था। और कितनी धाराएं इसकी सर्वप्रथम जोड़ी गई थी, 98 धाराएं सर्वप्रथम इसकी इम्प्लीमेंट की गई थी। ये किसके स्थान पर आया, कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर आया। ठीक है, यह थी इसके बारे में साधारण सी जानकारी कंपनी अधिनियम के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी कहती किसे। देखिए कंपनी किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण बात है। जो शब्द का मतलब था वो मैंने अभी आपको समझाया, साथ साथ रोटी खाने वाले को क्या कहते हैं, कंपनी। अब कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। क्या लिखा गया है, कंपनी से तात्पर्य ऐसी किसी कंपनी से है जिसका पंजीकरण वर्तमान कंपनी अधिनियम या किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम में हुआ हो। कंपनी की परिभाषा जो कंपनी एक्ट 2013 में दी गई है वो क्या दी गई है कि कंपनी से ऐसी किसी कंपनी से है, ऐसी किसी कंपनी जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम वर्तमान में कौन सा चल रहा है, 2013 चल रहा है ना, वर्तमान कंपनी अधिनियम यानी 2013 अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम, इससे पहले जो कंपनी अधिनियम थे उनमें उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। मतलब यही तो बात हुआ है कि कंपनी से तात्पर्य उस किसी कंपनी से है जिसका पंजीकरण किसी भी कंपनी अधिनियम में हुआ, वर्तमान हो चाहे पूर्ववर्ती हो। पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम कौन कौन से थे, अभी मैंने आपको बताया था 1956 कंपनी अधिनियम 1956, 1913, 1882 और वर्तमान में 2013 चल ही रहा है।
तो यह कंपनी की परिभाषा है कंपनी अधिनियम के अनुसार। इस परिभाषा से हम कंपनी के बारे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इसने स्पष्ट नहीं किया कंपनी क्या है। तो जो कंपनी की विशेषताएं हैं उनके आधार पर हम कंपनी की एक परिभाषा और बनाते हैं समझने के पर्पज से। तो वो क्या होती है, तो अभी देखिए। समझने के पर्पज से क्या परिभाषा है, तो सबसे पहले कंपनी की हम परिभाषा लिखते हैं। तो लिखो, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित लिखते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका क्या है, शाश्वत उत्तराधिकार है और पृथक अस्तित्व है। किससे? सदस्यों से। जिसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व है तथा शाश्वत उत्तराधिकार है, जो एक सार्वभौम मुद्रा के अधीन कार्य करती है। तो कंपनी की क्या परिभाषा हुई? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकार है तथा वो एक सार्वभौम मुद्रा के अधीन कार्य करती है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज समझने वाली है वह यह है, जो इसमें शब्द हैं अलग अलग कंपनी की थोड़ी बहुत विशेषताओं का वर्णन हुआ, उनका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या शब्द है? विधान द्वारा निर्मित। यही है ना। विधान द्वारा निर्मित से क्या तात्पर्य है? मतलब जिसका निर्माण किसी अधिनियम के तहत हुआ हो। तो कंपनी का निर्माण किसके तहत होता है? कंपनी अधिनियम के तहत ही तो होता है, उसमें पंजीकरण करवाना होता है। तो कंपनी का निर्माण किसके तहत होता है? कंपनी अधिनियम के तहत होता है। विधान यानी कानून, एक्ट। कानून में क्या होते हैं? विभिन्न तरह के अधिनियम। तो कंपनी का निर्माण किसके तहत होता है? कंपनी अधिनियम के तहत होता है। तो कंपनी अधिनियम एक तरह का कानून ही है। तो कंपनी का निर्माण किससे होगा? विधान द्वारा निर्मित। ठीक है। एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे प्राकृतिक व्यक्ति क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्ति जैसे मैं हूं, आप मुझे फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति एक हार्ड मास का बना हुआ पुतला होता है, जबकि कृत्रिम व्यक्ति कानून द्वारा बनाया गया है। और कृत्रिम व्यक्ति क्या कर सकता है? वह अनुबंध कर सकता है। प्राकृतिक व्यक्ति भी अनुबंध कर सकता है, कृत्रिम व्यक्ति भी अनुबंध कर सकता है। वह वाद कर सकता है, किसी चीज के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। कोई कंपनी के ऊपर वाद कर सकता है। कंपनी के नाम से कोई चीज खरीदी जा सकती है, कंपनी के नाम से कोई चीज बेची जा सकती है। तो कृत्रिम व्यक्ति से तात्पर्य है कि वह मनुष्य के सभी काम करेगा, लेकिन वो एक हार्ड मास का बना हुआ पुतला नहीं है। और उसका जीवन किस पे निर्भर कर रहा है?
विधान पर निर्भर कर रहा है, उनके सदस्यों पर निर्भर कर रहा है। विधान द्वारा निर्मित एक कर्तव्य व्यक्ति है जिसका सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। किससे पृथक अस्तित्व होता है? उसके सदस्य हैं उनसे उसका अस्तित्व क्या होता है? पृथक यानी अलग होता है। सदस्य आए या जाएं इस पर कंपनी का कोई फर्क, इससे कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सदस्य कौन है इससे भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से मैंने आपको बताया था वे लेखांकन में कि व्यवसाय और व्यवसायी अलग अलग होते हैं। व्यवसाय का अपना अलग अस्तित्व होता है, पृथक अस्तित्व की उदाहरण के अंदर बताया था ना। व्यवसाय का अपना अलग अस्तित्व होता है और व्यवसायी का अपना अलग अस्तित्व होता है। उसी प्रकार से अंशधारियों का अपना अलग अस्तित्व होता है और कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। इनका अस्तित्व अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार से तात्पर्य यह है कि कंपनी का सदस्य कौन है ये कोई फर्क नहीं पड़ता। सदस्य मर जाएं तो कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाए कि एक सदस्य छोड़कर दूसरा सदस्य आ जाए उसके भी से भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कंपनी का अस्तित्व सदस्यों में नहीं है, कंपनी का अस्तित्व सदस्यों में नहीं है। जब तक कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा, कानूनी तौर पे जब तक कंपनी का लिक्विडेशन या कंपनी का समापन नहीं किया जाएगा तब तक कंपनी का अस्तित्व रहेगा, चाहे सदस्य कोई भी रहे, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में अगला बिंदु है वह है एक सार्वभौम मुद्रा के तहत कार्य करती है। सार्वभौम मुद्रा क्या है? सार्वभौम मुद्रा एक तरह से सील, कॉमन सील बोलते हैं, जो कंपनी के ऑथेंटिसिटी को दिखाती है कि कंपनी का प्रबंधक, अब कंपनी हस्ताक्षर तो करेगी नहीं क्योंकि वो तो एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो हस्ताक्षर की तरह मान लीजिए कंपनी की सील काम में करती है, ठीक है। जो भी अनुबंध है इन पे एक सार्वभौम मुद्रा ही लगती है। यह थी कंपनी की कुछ विशेषताएं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम और पढ़ लेते हैं। जैसे 5 तो हो गई, कुछ विशेषताएं और पढ़ लेते हैं। जैसे कंपनी की राष्ट्रीयता और नागरिकता। कंपनी की राष्ट्रीयता एवं नागरिकता। राष्ट्रीयता और नागरिकता के संबंध में हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं नागरिकता को। नागरिकता क्या बताती है? नागरिकता यह बताती है कि यह व्यक्ति इस देश का नागरिक होने का प्रूफ देती है, किसी देश के नागरिक होने का प्रूफ देती है। लेकिन एक बात बताइए, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसे नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिक नहीं माना गया था। सीधी सी बात है, जैसे एक प्राकृतिक व्यक्ति नागरिक होता है उस प्रकार से कंपनी को नागरिक नहीं माना जाता है नागरिकता कानून 1955 के तहत। उसके बाद एक चीज और है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का तात्पर्य है कि जिस देश में कंपनी का जन्म हुआ है, जिस देश में पंजीकरण हुआ है, उसे वहां की कंपनी ही कहा जाएगा। यह थी नागरिकता और राष्ट्रीयता, ठीक है। एक चीज और है सीमित दायित्व है।
जो अंशधारी होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। लेकिन कहां तक सीमित अंशधारियों का दायित्व है? न मांगी गई बकाया राशि तक। कोई भी कंपनी अंशधारियों से उनकी बकाया राशि तक रुपए मांग सकती है। अंशधारियों से बकाया राशि तक सीमित हो, मतलब बकाया राशि से अधिक कंपनी के अंशधारियों से कोई भी कंपनी पैसे नहीं मांग सकती। ठीक है। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी की सदस्यों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उस परिस्थिति में जो भी कोर्ट के निर्णय के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है, दायित्व असीमित भी किया जा सकता है। अब उसके बाद में है एक पॉइंट, कार्यों की सीमा। कार्यों की सीमा का तात्पर्य यह है कि कंपनी के कार्यों की सीमा मेमोरेंडम में लिखी होती है। अगर कोई भी कंपनी कोई कार्य करेगी तो वह कार्य मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी है। जो भी कंपनी कार्य करेगी वो कंपनी के सभी कार्य मेमोरेंडम में लिखे होंगे। यह थी कंपनी की विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं कंपनियों के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं कंपनियों के प्रकार। कंपनियों के प्रकार की बात करें तो वैसे कंपनियों के बहुत सारे प्रकार हैं। हम यहाँ पर कंपनी एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम बेसिक से कुछ 2-4 प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? एक ऐसी कंपनी जो अपनी अंशों को खुले बाजार में बेच सकती है। खुले बाजार में बेच सकती है। जनता को अंशों की खरीद के लिए आमंत्रित कर सकती है। एक बात बताइए, अगर अंशों को खुले बाजार में बेचेगी तो वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में भी रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि बिना स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुए तो अंशों को नहीं बेचा जा सकता। खुले बाजार में जनता को, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड। अब जो कानून के नियम है, न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 7। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 7। और अधिकतम सदस्य संख्या कोई लिमिट नहीं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? कोई सीमा नहीं है। और न्यूनतम अंश पूंजी होगी 5 लाख। यह समय समय पर बदलती रहती है। तो अंशों को खुले बाजार में बेच सकती है, जनता को आमंत्रित करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में अंश रजिस्टर्ड होंगे, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होगी, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और न्यूनतम अंश पूंजी कितनी होगी? 5 लाख। जो चीज़ें यह है पब्लिक कंपनी है की विशेषताएं हैं। अब बात करें कंपनी अधिनियम के अनुसार, तो समझिए कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की क्या परिभाषा? ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वह सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वह सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। तो उससे समझना तो संभव नहीं है।
तो ये तो हो गई सार्वजनिक कंपनी। कुछ प्रकार पढ़ते हैं इसके, सभी नहीं देखेंगे। दूसरा हमारा जो प्रकार है वह है निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या लिखा गया है? न्यूनतम सदस्य संख्या देखिए, न्यूनतम सदस्य संख्या होगी 2। एक भी हो सकती है लेकिन उसकी अलग कैटेगरी हो गई, वो 1 पर्सन कंपनी। वो भी अपने आप में एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसे हम अलग कैटेगरी बना दिए 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, न्यूनतम सदस्य संख्या 2। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 200। पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 थी। अब बात करते हैं अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। पहली बात, जनता को मतलब खुले बाजार में अंशों के हस्तांतरण में प्रतिबंध। जनता को अंश खरीदने के लिए प्रस्ताव नहीं देगी। पब्लिक को अंश नहीं बेच सकती। प्राइवेट कंपनी न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम 200। इसकी भी न्यूनतम कैपिटल 5 लाख ही है। और क्या करेगी? जो कंपनी के कर्मचारी हैं या पूर्व कर्मचारी हैं उनको सदस्य नहीं माना जाएगा। अब एक समझने वाली बात यहां पर और आ गई, बिल्कुल छोटी सी। यह थी निजी कंपनी की बातें, एक छोटी सी समझने वाली बात आ गई। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक अंश खरीद लेते हैं। 3 व्यक्ति मिलकर एक अंश खरीद लेते हैं। जैसे 2-3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इन तीनों ने मिलकर एक अंश खरीद लिया। तो मेरे को ये बताओ, ये सदस्य 3 माने जाएंगे अथवा 1? कंपनी अधिनियम 2013 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर 3 लोग मिलकर एक अंश खरीदते हैं, 3 लोग मिलकर एक अंश खरीदते हैं, 2 लोग मिलकर एक अंश खरीदते हैं, तो या उससे अधिक लोग मिलकर सिर्फ एक अंश खरीदते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सदस्य की संख्या कितनी मानी जाएगी? 1 ही मानी जाएगी। कंपनी अधिनियम यह स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। ठीक है, कंपनी के बाद में हम पढ़ते हैं सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सरकारी कंपनी किसे कहते हैं? अगर किसी कंपनी की अंश पूंजी का 51% या 51% से अधिक भाग या तो केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या दोनों के पास संयुक्त रूप से हो। किसका? अंश पूंजी का 51% या 51% से अधिक भाग। अगर किसी कंपनी की अंश पूंजी का 51% या अधिक भाग किसके पास? केंद्र सरकार
राज्य सरकार या केंद्र अथवा राज्य इस दोनों के पास संयुक्त रूप से, जैसे कोई कंपनी है उसकी कैपिटल है 10 लाख, तो 51% या 51% से अधिक भाग या तो उसका केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या दोनों के पास संयुक्त रूप से है, तो वह कंपनी क्या कहलाएगी? सरकारी कंपनी कहलाएगी। इसके बाद में हम एक और प्रकार पढ़ते हैं कंपनी का, एकल व्यक्ति कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सिर्फ एक। ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की संख्या एक ही होती है। अब यहां पे आपके पास एक डाउट आ गया कि अगर सदस्यों की संख्या एक ही है तो उसका शाश्वत उत्तराधिकार कैसे हुआ? क्योंकि मान लीजिए सदस्य मर जाता है तो कंपनी का अस्तित्व क्या समाप्त हो जाएगा? नहीं, कंपनी के सदस्य को अपना कंपनी के पंजीकरण के समय अपने उत्तराधिकारी का नाम बताना पड़ेगा कि अगर मैं मर जाऊं तो इस कंपनी का उत्तराधिकारी यह होगा। तो इसलिए कंपनी का उत्तराधिकार शाश्वत ही होता है। कुछ कंपनियां और होती हैं जैसे निधि कंपनी, निधि कंपनियों से तात्पर्य ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको बचत के पर्पज से बनाया जाता है, बचत करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। और एनपीओ कंपनीज या इनको सेक्शन 8 वाली कंपनी भी कहा जाता है। ऐसी कंपनियां जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एनपीओ कंपनीज कहते हैं। इस तरह से बहुत प्रकार हैं, लेकिन कॉरपोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से अपने ये जो प्रकार हैं ठीक है। तो ठीक है, अगले वाले क्लास में हम पढ़ेंगे अंश पूंजी और उसके बाद में हम अंशों के निर्गमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।